नाजरीन, कश्मीर लाइव के लाइव शो में आपका खुशामदीद। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कुलगाम में जो हमारी अदालत है, ताहिर खुर्शीद साहब की, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज है वहाँ, उन्होंने कल एक प्रोनाउंस किया एक जजमेंट, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही भयानक डबल मर्डर केस में जो मुल्जिमान थे उनको कैद बामशक्कत टिल लास्ट ब्रेथ उसका मतलब वो फैसला कल दे दिया। तो ये मामला जो था डबल मर्डर का, ये काफी टाइम से इट वाज हैंगिंग इन बैलेंस फॉर वन आर द अदर रीजंस। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों मर्डर हुए, बहुत ही नौबियाता एक जोड़ा था बिहीबाग गांव में कुलगाम के। तो उनका मर्डर हो गया। और एक उसमें जो एविडेंसेस तो बहुत सारी थी, कुछ सर्कमस्टेंशियल थी, कुछ कुछ बिल्कुल जिन्होंने देखा था। तो उनमें उनका एक बच्चा था, वो तब तो उसकी उम्र 3 साल की थी, यावर नाम का। तो वो जो शिराज अहमद और जमीला बेगम उनका बच्चा था, वो उसकी उम्र 3 साल की थी। तो ये केस, ये 2009 में ये डबल मर्डर हुआ है। तो इस पूरे कहानी को समझने के लिए, इस पूरे केस को समझने के लिए, और इस इंतहाई अंदनाक और भयानक डबल मर्डर की जो इसके जो वजूहात इसके पीछे बताई गई, उनको समझने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब अरशद बाबा साहब को। ये कंप्लेनेंट की तरफ से जो जो जिनके वालिदैन थे, जिनके मारे गए, उनकी तरफ से ये केस लड़ रहे थे। और उनके साथ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद नजार साहब भी थे, जो इस वक्त हैं, उन्होंने भी काम किया। हम किसी वजह से लोकेट नहीं कर पाए एजाज साहब को अभी, क्योंकि ये थोड़ा ऑड टाइम है मोमेंट का। तो हमने किसी तरह से अरशद साहब से टाइम ले लिया बात करने के लिए। अरशद साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के इस शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ये बहुत शुक्रिया। बाबा साहब, इससे पहले कि हम अदालत का जो फैसला ताहिर खुर्शीद साहब का जो कल का रहा कन्विक्शन का, तो उससे पहले उसको समझने के लिए ये जरूरी बन जाता है कि ये वाक़ा क्या था। हमें तो बहुत ही स्केची मालूमात हैं कि ये एक नौबियाता जोड़ा था, जिनको इंतहाई बहुत ही ब्रूटल जिनका मर्डर हो गया। और हमें तो बिल्कुल इतना पता है, लेकिन मामला क्या था, और जो इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई, तो ये केस क्रैक कैसे हो गया, और इसके जो ट्रिगर थे, या अपेरेंटली जो बताया गया, तो क्या था, क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस केस का जो पस मंजर है, फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। फैक्ट्स ये है, हकीकत ये है कि 29 और 30 जून 2009 की दरमियानी रात को बिहीबाग के एक गांव में 4 लोग, जिनके नाम शिराज अहमद शाह, बिलाल अहमद शाह, मोहम्मद इस्माइल शाह और मोहम्मद इसहाक शाह, जुआ खेल रहे थे। तो जुआ खेलते वक्त शिराज, जो एक लड़का, उसने 10,000 रुपये हारे। तो जब उसने 10,000 रुपये हार लिए जुआ खेलते वक्त, तो वो अपनी बीवी से पैसे का तकाजा करने लगा। तो तकाजा करने पर वो नहीं मान रही थी कि वो उसको और पैसे दे। और फिर क्या हुआ कि 3 लोगों ने मिलकर, इसहाक, बिलाल और इस्माइल ने जमीला का कत्ल करके फिर शिराज का कत्ल किया। पहले जमीला का और उसके बाद शिराज का। यानी दोनों को एक साथ एक जगह 29 और 30 जून की दरमियानी रात बिहीबाग के एक गांव में मार दिया। सबसे दिल दहलाने वाली बात जो इसमें है कि जो मारा गया शिराज अहमद शाह, उसको किसने मारा? उसको उसके भाई यानी बिलाल अहमद शाह ने मार डाला। ये सबसे बड़ी दर्दमंदाना और दिल दहलाने वाली बात है। तो बिलाल अहमद शाह इस केस में अपने भाई और अपनी भाभी के कत्ल में मुलविस था। फिर चार्जशीट हुआ 3 लोगों के खिलाफ, बिलाल अहमद शाह, मोहम्मद इस्माइल शाह और मोहम्मद इसहाक शाह। 3 लोगों के खिलाफ जब चार्जशीट हुआ, तो
चार्जशीट होने के बाद ट्रायल चली, इस केस की सुनवाई हुई। तो सुनवाई के दौरान मोहम्मद इस्माइल शाह, जो कि एक मुलजिम इसमें था, उसकी मौत सेंट्रल जेल श्रीनगर में हुई। तो फिर इसमें दो मुलजिम बिलाल अहमद शाह और मोहम्मद इसहाक शाह, जिनकी ट्रायल हुई, जिनकी सुनवाई हुई, जिनके निस्बत प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह पेश किए अदालत में, और उसके साथ साथ उनको भी मौका दिया गया कि आप अपनी सफाई में गवाह पेश करें। इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि 29 और 30 जून की दरमियानी रात जब ये दोहरा कत्ल हुआ, तो उनका चश्मदीद एक गवाह, उनका बेटा यानी जमीला और शिराज का बेटा जिसका नाम यावर, जिसकी उम्र उस वक्त कोई 2.5 या 3 साल के बीच में थी, तो वो उसके चश्मदीद गवाह रहे। लेकिन उस वक्त मजिस्ट्रेट ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ द रीजन कि ही वाज नॉट एबल, ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन द केस। लेकिन चार्जशीट के दौरान प्रोसिक्यूशन ने जितने भी गवाह पेश किए, उन गवाहों के मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट प्रिंसिपल सेशन जज कुलगाम इस बात पर मुतमईन हुए कि वाकई तौर मोहम्मद इसहाक शाह और बिलाल अहमद शाह 29 और 30 जून की दरमियानी रात को उस जगह पर मौजूद थे जहां पर यह कत्ल हुआ, और उन्होंने ही वो कत्ल किया। हम प्रोसिक्यूशन और वकील मुस्तगीज साबित करने में कामयाब हुए कि वाकई तौर 3 लोग वहां पे मौजूद थे जहां पे दोहरा कत्ल हुआ। तो कल यानी 16 सितंबर 2022 को प्रिंसिपल मिस्टर ताहिर खुर्शीद रैना ने इसमें सेंटेंस पास किया, और सेंटेंस पास करते वक्त उन्होंने सबसे बड़ी बात जो ये लिखी है सेंटेंस में कि ये कोर्ट, ये अदालत नहीं चाहती है कि मुजरिमों ने जिस तरह से इस दोहरे कत्ल को अंजाम दिया है कि वो एक दिन की मौत मरे, बल्कि वो हर रोज अपने किए पर मरे, अपने किए हुए इस जुर्म पर हर रोज वो मरे, न कि बाय अ सिंगल डे, हैंगिंग देम टू अ सिंगल डे। उन्होंने नहीं चाहा। तो कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है व्हाइल पासिंग दिस सेंटेंस। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि हमने आज तक कई सारे ऐसे मामले देखे हैं जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ कैपिटल पनिशमेंट होता है, लेकिन जो विक्टिम होता है केस में उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। लेकिन आज संग बुनियाद में कहूँगा इसका रखा गया है। ताहिर खुर्शीद रैना साहब की क़यादत में उन्होंने यावर, जो कि इस पूरे केस में ओनली विक्टिम है, जो शिकार हुआ है इस पूरे इस हादसे का, वो यावर अहमद शाह है। तो उन्होंने सेशन जज साहब ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिकमेंड किया है केस उनके लिए 4 लाख रुपए का बैसेटी कंपनसेशन। भले ही इस पैसे से उसका माँ बाप वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी इस कोर्ट के दायरे इख्तियार में उनको कंपनसेट करने के लिए था, उन्होंने वो एक्सप्लोर किया है और केस रिकमेंड किया है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि बेसिकली जब ये जुर्म होता है कहीं भी, ये क्राइम जब व्हेन इट टेक्स प्लेस, तो ये जो क्रिमिनल है, जो मतलब जिसने कमिट किया होता है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि किसी तरह से वो छुपाए इस जुर्म को, डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में। ये नेचुरल, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो क्या वाकई पहले ही दिन पता है, सबको चल गया कि कि इन्होंने ही मर्डर किया? फिर अगर ऐसा है तो इनकी लाशें दरियाफ्त करने में काफी टाइम लग गया, ऐसा क्यों हुआ? जब ये दोहरा कत्ल हुआ, तो मैंने पहले भी कहा कि यावर जो इसमें वाहिद चश्मदीद गवाह था, तो उन्होंने अगले रोज अपने नाना जी को ये सारी दलील बताई कि रात को ऐसा ऐसा हुआ है। तो फौरन वो दोबारा सुबह होते ही वो लड़की के ससुराल वालों के पास गए, तो वजह पूछा कि वो कहाँ है। तो उनको बताया गया कि वो बीमार थी और उनको हॉस्पिटल लिया गया।
हॉस्पिटल चले गए तो वहां भी नहीं मिली, और कई जगह ढूंढने की कोशिश की तो कहीं नहीं मिली। तो फिर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो है, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ है, जिस तरह से यावर ने उनको बताया था। यावर की दलील को पहले तस्वुर नहीं किया जाता था, वो सच नहीं माना जा रहा था। लेकिन जब तलाश की गई, आखिर शिराज कहाँ गया, आखिर जमीला कहाँ गई, तो पता नहीं जब चला कहीं, तो फिर पुलिस में उसी रोज कंप्लेंट पेश की गई मोहम्मद अकबर शाह, जो कि इसमें मुस्तगीस है, लड़की का बाप, जो जमीला है उसके बाप ने ये कंप्लेंट दायर की। तो पुलिस ने तलाशी शुरू बामल आई, और तलाशी के दौरान पहले उनको डेड बॉडी मिली जमीला की, जो कि एक एप्पल का ऑर्चार्ड, उनकी झाड़ियों में उनको छुपा के रखा था। यानी मुल्जिमान जो इसमें कन्विक्ट हुए, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि जो डेड बॉडीज है उनको किसी न किसी तरह से छुपा लिया जाए, किसी को पता न चले। यानी उस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन कुदरत का कानून तो है, और उसके साथ साथ जो पुलिस ने फिर काम किया, और जो यावर के स्टेटमेंट से पुलिस ने अपनी हरकत शुरू की, या कंप्लेंट जो पेश हुई उसके साथ जो क्रिमिनल लॉ जो मोशन में आ गया, तो उससे फिर जब डेड बॉडी मिली 3 या 4 दिन के बाद, पहले जमीला की डेड बॉडी मिली, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया उनको। तो फिर जो एक्यूज्ड, जो कन्विक्टेड पर्सन थे, इसाक, बिलाल और इस्माइल, उनसे फिर इंट्रोगेशन हुआ। तो इंट्रोगेशन में उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि दे हैव कमिटेड द ऑफेंस, और वेपन ऑफ ऑफेंस, डेड बॉडी एंड अदर ऑल, वो उसमें जो रिलेटेड है उनकी निशानदेही पे, उनके डिस्क्लोजर पे उनको रिकवर किया गया। दूसरी बात बाबा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो यावर है, बिल्कुल बच्चा था, 2.5 या 3 साल का, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो क्या उसकी शहादत, उसका विटनेस अकाउंट जो शायद 2017 में रिकॉर्ड किया गया फाइनली, क्या उससे केस की नवियत में मटेरियल डिफरेंस आ गई, या ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया था कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है, जिसमें उनका एक भाई भी शामिल है? ऐसा है कि एविडेंस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि हु कैन बी द विटनेस। तो एज फार एज द यावर इज कंसर्न, जब पहले ये कत्ल हुआ, तो उस वक्त उनकी उम्र नोटू ओपिनियंस की वो 2.5-3 साल का था। और पुलिस रिपोर्ट में है कि यावर ने तोतली जबान में अपने नाना जी को ये सारा माजरा सुनाया। तो तोतली जबान में, यानी ये तो कुदरत का कानून है कि हम अपने बच्चों के साथ जब बात करते हैं, जब छोटे होते हैं 2-2.5 साल के, तो हम उनकी बात समझ सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनकी बात समझ सकते हैं, लेकिन शायद हमारे पड़ोसी उनकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने उनकी हरकत सकनात को पूरी तरह से परख लिया होता है। वो बच्चा क्या चाहता है, वो बच्चा क्या करना चाहता है, वो किस क्या मांगता है। उनकी हर जबान, वो तोतली ही क्यों ना हो, लेकिन पेरेंट्स या उनके जो क्लोज रिलेशंस में होते हैं वो उनको समझ पाते हैं। इसी तरह जिस तरह यावर ने अपनी तोतली जबान में पहले ये अपने नाना जी को बताया, तो नाना जी को बिल्कुल ये समझ आ गया कि गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है उसकी बेटी जमीला के साथ और उसके दामाद शिराज के साथ। यही वजह है कि जब वो ससुराल वालों के पास उनके गए तो वहां पता नहीं चल रहा था। अलबत्ता इतना तो देखा कि कमरे में खून, कमरा जिस कमरे में ये हादसा हुआ है, जिस कमरे में इनको मारा गया, कत्ल किया गया बड़ी बेदर्दी से, वो कमरा खून से लथपथ था। तो नहीं नहीं, मेरे ये तो मेरे एक मेरे शक हुआ था। हम्म, मैं यही करना अर्ज करूंगा कि जब उस वक्त मजिस्ट्रेट के पास उनको लिया गया, तो मजिस्ट्रेट वाज ऑफ द ओपिनियन कि ही इज नॉट द कॉम्पिटेंट विटनेस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि इसमें एक एप्लीकेशन हमने की ज़ाब्ते 540 फौजदारी के तहत। तो उस वक्त कोर्ट को इत्मीनान हुआ कि ये बच्चा जो है इस वक्त ये इसका जो स्टेटमेंट है काबिल भरोसा माना जाएगा, तस्वुर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने पहले दिन अपने नाना जी को बता दी, वही बात आज भी वो दोहराया अदालत में। तो इसका मतलब है कि बच्चे को किसी भी तरीके से ट्यूटर नहीं किया गया है, उसको समझाया नहीं गया है, बल्कि ये वही फैक्ट रिवील कर रहा है जो उसने उस रात को वहां पे देखा था। तो इसलिए उसके उस स्टेटमेंट पे
ज्यादा असर तो हम ये नहीं कहेंगे, बल्कि हकीकत को समझने में कोर्ट को आसानी हुई, क्योंकि इसका मतलब अदर है कि प्लीज। उसके साथ साथ अदर जो विटनेसेस है उन्होंने भी वही दलील पेश की। और सब दूसरी बात यह है कि जब मुलजिमान खुद डिस्क्लोज करेंगे, इंकिशाफ करेंगे कि हाँ हमने ये कत्ल किया है, किस तरह से मारा है, कहाँ पे मारा है, किस वेपन ऑफ ऑफेंस, किस हथियार से मारा है, डेड बॉडी कहाँ पे छुपा के रखी है, वेपन ऑफ ऑफेंस आले हथियार जो है उसको कहाँ पे छुपा के रखा है, फिर जब उन्हीं की निशानदेही पर, मुलजमान की निशानदेही पर ही जब ये सारी चीजें बरामद हुई, तो इसका मतलब है कि वी हैव बीन एबल टू फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ। तो उसी चार्ज पे उनकी ट्रायल फिर हुई। ट्रायल में मुलजिमान को भी पूरा मौका दिया गया कि अपनी सफाई पेश करें, जो वो नहीं कर पाए, उनके हक में गवाह नहीं आए। यही वजह है कि कोर्ट को इसमें पूरा इत्मीनान हुआ कि मुलजिमान ने ये कत्ल किया है, ये दोनों कत्ल, और उन पे ये फैसला सुनाया। या एक बाबा साहब, ये एक बात बताएं मुझे, ये जो जमीला थी, जमीला भी इसी गांव से थी या किसी हमसाया गांव से थी? बिल्कुल इसी गांव से, अच्छा, बिहीबाग से ही वो भी ताल्लुक रखती थी, और बिहीबाग से ही उसका जो दाम ये खामद हस्बैंड था। घर वाला शिराज, शिराज वो भी उसी गांव से। अच्छा, ये जो कल का फैसला जो मैं पढ़ रहा था, इसमें बिल्कुल जज साहब ने बड़े तसल्सल और बड़ी डिटेल में ये बता दिया है कि ऐसा ये सजा मैं क्यों दे रहा हूँ, और कंपनसेशन का अंसर अंसर उसमें एलिमेंट भी बहुत है। जो उनकी जितना एक पर्टिकुलर अदालत को कॉम्पिटेंस है उतना तो हो गया है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने काफी टाइम से देखा है कि बच्चे जो होते हैं, जब वो एक कम सिनी में, जब वो बहुत नाव आमोज होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं, जब वो इतना मतलब नजदीक से, इतनी नजदीकी से इतनी जबरदस्त वायलेंस देखते हैं, अपने पेरेंट्स का कत्ल, तो दे 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 लिव विथ साइकोलॉजिकल स्कार्स। तो आपने इस पूरी ट्रायल में क्या कोई कभी ऐसा अदालत से दरखास्त की कि इस बच्चे की साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ किया जाए? क्योंकि पैसे तो दैट इज अ मटेरियल काइंड ऑफ सपोर्ट, लेकिन जो साइकोलॉजिकल है वो अब भी 19 साल का ही, मतलब 17-18 साल का होगा। तो ऐसा किया या ऐसा आप करने जा रहे हैं इन फॉलो अप? ऐसा है कि अभी केस की सुनवाई हो रही थी, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात थी कि पहला जो हमारा मकसद था, गोल था कि हम मुलजिमान जो इसमें थे उनको साबित करवा दे कि इन्होंने ही ये कत्ल किया है, ये मुजरिम है इस केस में। तो वी हैव बीन एबल टू गॉट द सक्सेस इन द केस। नाउ वी आर ऑन इट, वी आर एक्सप्लोरिंग all the possibilities so that the Yavar may not be misled, so that the Yavar may remain in the safe hands। यावर की एजुकेशन के लिए हम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज भी कई सारे जगहों पे हम गए उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। इनफैक्ट उनके स्कूल में भी आज, वैसे तो मैं वकील उनके स्कूल में आज गया, एक अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई हो रही है, उनके प्रिंसिपल से मिला और जो भी वहाँ पे अहदेदारान है उनसे मिला, और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे हम इस ट्रामा से, जो उसके जहन पे एक ट्रामा है, उसको वहां से बाहर निकाला जाए। मैं तो चाहता हूं कि उसकी बस्ती से ही यावर को निकाला जाए, उसकी बोर्डिंग स्कूल में कहीं एडमिशन करवाएंगे हम इंशाल्लाह, ताकि यावर जो है, जो ओनली विक्टिम है, जो उसके दिलो दिमाग पर सबसे बड़ा असर है, वो जब उस गली से गुजरता होगा, उस गांव से गुजरता होगा, उस मकान से गुजरता होगा, तो जाहिर सी बात है उसको पूरा ये पिक्चर, वो पूरा वो सीन याद आता ही रहेगा, और शायद उसके फ्यूचर पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि इस बुरे असर से वो दूर रहे, और हम इसमें कोशिश में लगे हैं। मैं सिर्फ अकेला ही नहीं, बल्कि मेरे साथ और भी लोग हैं जिनकी ये कोशिश है कि यावर को हम अच्छे स्कूल में, अच्छे बोर्डिंग स्कूल में उनका दाखिला करवा दें, और साथ ही उसकी पढ़ाई का भी हम पूरे तरीके से ख्याल रखें। बाबा साहब, ये जो केस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही माइनर विक्टिम का बाप मारा जाता है,
और उसके बाप के कत्ल में उसका चाचा इन्वॉल्व है। ये तो तो आप अनफॉर्चुनेट बात। तो आपने आपने कोई मतलब इसमें कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इन मामलात में हो सकते हैं, उनकी इनहेरिटेंस का मामला हो सकता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे अगर आप चाहते हैं कि उसको वहां से दूर रखा जाए फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस? एज फार एज द इनहेरिटेंस पार्ट इज कंसर्न, इनहेरिटेंस का जो वरासत, आप शायद वरासत के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल। तो वरासत में हमारा पर्सनल लॉ जो है उसमें से यावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट क्लेम कि मुझे उसके बाप की वरासत से कुछ हिस्सा मिले, क्योंकि यावर का जो दादाजी है गुलाम कादिर शाह, वो भी जिंदा है, हयात है, इसलिए वही उस वरासत के मालिक हैं। अब शरीयत में ये भी है, ऐसा कभी होगा किसी के साथ ऐसा दिलदोज हादसा होगा, बच्चे का बच्चा मर जाए और बच्चे के बच्चे जिंदा है, तो उस वक्त दादाजी पर यह फर्ज बनता है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि आप वसीयत या गिफ्ट उन बच्चों के लिए रखें जो बच्चे के बच्चे इस वक्त जिंदा है, जिस तरह से इस केस में है। लेकिन गुलाम कादिर जो है, गुलाम कादिर शाह, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसी कभी कोशिश की है कि यावर को कुछ वसीयत में रखे। जो वरासत जो जिस वरासत के हकदार शिराज थे उस का अभी मुझे नहीं लगा, या मेरी जुबान, मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया है कि या मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि गुलाम कादिर शाह ने ऐसा कुछ किया है। तो जाहिर सी बात है उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, लीगली एंड पर्सनल लॉ जो है हमारा उसके हिसाब से उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आज हम समाज में जो शैटर्ड जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो शैटर्ड है, रिलेशन डेथ हुई है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यावर जो है, यावर सेफ हैंड्स में रहे। तो सेफ हैंड्स मीन्स कि अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिले, ही विल बी टुमारो कॉम्पिटेंट, कि वो अपना रिजिक, अपना जो मुस्तकबिल है उसका फैसला खुद कर सके, अपना रिजिक अच्छे तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से कमा सके। तो वो एक ही रास्ता है, उसको अच्छी एजुकेशन और उसको उनके साथ अच्छा हो, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब, आखिर में ये बात मैं पूछूंगा कि ये मर्डर 2009 में हुआ और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बाय एंड लार्ज मुकम्मल ही थी। थोड़ा इस बच्चे के बड़े होने का शायद इंतजार भी था और रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन थोड़ा आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ इनऑर्डिनेट डिले हुआ है? मैं आपको तो पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो एरिया के लिहाज से काफी सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज आर बैकवर्ड। तो बैकवर्ड एरियाज में ये होता है कि लोग ज्यादा अदालतों पे ही भरोसा करते हैं और अदालतों में ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जहां तक कुलगाम कोर्ट का ताल्लुक है, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, काफी पेंडेंसी है केसेस की। इस केस को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसमें शायद इसलिए भी डिले हुआ क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड और इसके साथ साथ 2 FIR इसमें थे और उसके साथ साथ गवाहों का बहुत बड़ा जाल लगा था। तो ये सारा एक तरफ। दूसरा ये कि बार एसोसिएशन कुलगाम ने कई बार सरकार के पास, इंतजामिया के पास ये दरखास्त की कि पेंडेंसी ज्यादा है, लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए, इसलिए जरूरत भी है और डिमांड हमारी यही रही कि एडिशनल सेशन कोर्ट दिया जाए ताकि केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द हो और लोगों को इंसाफ जल्द फराहम हो। लेकिन सरकार की तरफ से भी हम कोई खातिर का जवाब नहीं मिला और आज तक हम इंतजार ही करते रहे और कोई फैसला भी सरकार की तरफ से नहीं आया। आपकी तरफ से, आपकी वसात से, हम आपके जरिए से हम सरकार को ये पैगाम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कुलगाम को एडिशनल सेशंस कोर्ट दिया जाए तो मुझे लगता है जो पेंडेंसी है, जो लोग कतारों में इंतजार बैठे हैं, कतारों में इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, शायद वो कतार छोटी पड़े और उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो आप भी इसमें थोड़ा सा अपना रोल निभाए, सरकार तक हमारी ये मांग पहुंचाए कि कुलगाम को एडिशनल कोर्ट की बहुत जरूरत है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की बहुत जरूरत है
उसको दिया जाए ताकि लोग इंसाफ के हकदार जो है उनको वो इंसाफ मिले। बाबा साहब, ये बहुत ही इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और इंतहाई क्रूअल केस है, गिवन द डिटेल्स यू रिवील्ड। तो खैर डिले तो हो गया, लेकिन इंसाफ फाइनली हो ही गया। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो ताहिर खुर्शीद साहब की जो ये जजमेंट है, एक बहुत बड़ा डेटरेंट बन जाए ऐसे ऐसे जो बहुत ही गैर इंसानी मर्डर्स, क्राइम्स हो रहे हैं, उनको रोकने में। बाबा साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने हमको इतना टाइम दिया और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड केस हमको समझने में मदद की। हम आपके निहायत ही मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।